नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आसान भाषा में स्लिप डिस्क के बारे में जानकारी दूंगा कि ये जो स्लिप डिस्क या कमर में दर्द होना, पैर में कमजोरी, दर्द, झुंझुनाहट होना, आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि स्लिप डिस्क हो गई। मतलब कि ये जो स्पाइनल कार्ड है उसके अंदर जो नर्व रूट है उसमें कंप्रेशन होता है। बेसिकली जो पीछे की रीढ़ की हड्डी है उसमें एक डिस्क होती है दो वर्टिब्रा के बीच में, उसमें ये बदलाव आते हैं। साइंटिफिक जो जानकारी होती है उसको मैं आसान भाषा में आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि ये बीमारी क्या है, कैसे पता लगता है, क्या इलाज है, कितने लोगों को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, कितनों को नहीं पड़ती, एक्सरसाइज से कैसे ठीक होता है। ये सारी बातें मैं बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूँ। तो आइए इसको देखते हैं। दोस्तों, स्लिप डिस्क समझने के लिए सबसे पहले डिस्क समझते हैं, उसके बाद उसमें जो स्लिप हो जाती है। तो ये जो रीढ़ की हड्डी हम लोग जानते हैं, ये रीढ़ की हड्डी इस तरह से होती है। मतलब ये एक हड्डी नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी बोन्स होती हैं, स्पाइनल बोन इनका नाम है। इधर सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर। आप मोटा मोटा आप ये समझे कि इस तरीके से हमारी रीढ़ की हड्डी होती है और ये जो हड्डियां होती हैं अलग अलग वर्टिब्रल बोन हम लोग बोलते हैं, इनके बीच में ये डिस्क होती है। अब ये डिस्क एक तरीके की ऐसी चीज़ है, गद्देनुमा चीज़ मान सकते हैं, जो कि दोनों के बीच में कुशन प्रोवाइड करती है ताकि आगे पीछे झुका जा सके आजू बाजू। और ये जो अंदर वाली वर्टिब्रल डिस्क है वो कुछ इस तरह की होती है, बाहर की तरफ थोड़ी सी मजबूत और अंदर बिल्कुल जेली लाइक सॉफ्ट होती है। ये अनुलस फाइब्रोसिस है और न्यूक्लियस पल्पोसस है। बहरहाल अब आ जाते हैं एबनॉर्मल। जैसे किसी को अगर हो जाती है स्लिप डिस्क, ऐसी को हम लोग हर्निएटेड डिस्क बोलते हैं, डिस्क प्रोलैप्स, तीनों एक ही चीज़ है। तो उसमें क्या होता है कि ये जैसे डिस्क है ये इधर की तरफ आ गई, तो ये इधर आने से होगा क्या कि यहाँ पे हमारी स्पाइनल कार्ड होती है, ब्रेन से जो नर्व वगैरह आती हैं, जो ब्रेन से सूचनाएँ लाती हैं, उसको ये नर्व को कंप्रेस करेगी ये। तो यही सारी समस्या आती है कंप्रेशन की वजह से, जो भी लक्षण वगैरह आते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन देखा जाए, जैसा मैंने बताया था कि हार्ड वाला ये फाइब्रस स्ट्रक्चर है, इसमें जेली लाइक चीज़ें इधर आ जाती हैं और यहाँ से नर्व जा रही है। ये स्पाइनल कार्ड है, इससे नर्व जा रही है, नर्व कंप्रेस हो रही है, तो सारा लक्षण इसी से आता है। तो ये तो स्लिप डिस्क हो गई। अब ये इससे लक्षण कैसे आते हैं? अब ये जो डिस्क होती है, ये देखिए यहाँ से ऐसे बगल से ये नर्व जाती है, अलग अलग तरह की, ये इनका नाम होता है नर्व का और काम भी होता है, मोटर और सेंसरी सप्लाई करती है। बहरहाल लक्षण की बात करें तो एक तो पीछे दर्द होना। अभी हम लोग यहाँ की बात कर रहे हैं कि अगर किसी को इधर नीचे लंबर एरिया में हो गया या सैक्रल एरिया में हो रहा है स्लिप डिस्क, वैसे ये जो स्लिप डिस्क है इधर भी हो सकती है। मतलब कि कंधे के एरिया, गर्दन के एरिया में, इधर हालांकि कम होती है क्योंकि यहाँ पे जो रिब केज होता है उससे सपोर्ट मिलता है, तो ऊपर और नीचे हो सकती है, मोस्टली नीचे होती है। बहरहाल जो लक्षण की बात करें तो ये इधर दर्द होने लगा पीछे। इसके अलावा जिस नर्व रूट को कंप्रेस करेगी वहाँ पे दर्द होना, जलन होना, कुछ चुभना, सुन्न हो जाना, झुंझुनाहट होना, अजीब सा सेंसेशन। तो ये लेग में, पैर में, नीचे तलवों में और इस एरिया में मोस्टली। जैसे अगर यहाँ पे किसी को होता है L4 या L5 या L5S1 में, तो इधर सियाटिक जो नर्व होती है, ये बहुत मोटी सी नर्व है जो पैर का मोस्टली सारा कंट्रोल देखती है, उसमें ये समस्या आती है। तो इस तरीके से मतलब लक्षण आता है। स्लिप डिस्क हुआ मतलब कि यहाँ पे एक तो दर्द होगा तेज, और दूसरा जिस नर्व को कंप्रेस करेगी वहाँ पे समस्या आएगी, और साथ में कुछ लोगों का पेशाब और जो स्टूल है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो ऐसा हमने स्लिप डिस्क समझ लिया कि ये डिस्क है वो इधर स्लिप हो रही है, स्पाइनल कैनाल में स्पाइनल कार्ड को कंप्रेस कर रहा है, इसलिए इसमें ये देखिए लिखा है कि बल्ज हो रहा है। अब बल्ज होने से बल्जिंग होती है, साथ में इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन वगैरह, सेल्स वगैरह आ जाते हैं, तो नर्व रूट और कंप्रेस हो सकता है। इसलिए शुरू में ज़्यादा तकलीफ होती है, जैसे जैसे ये आप रेस्ट वगैरह करते हो तो 1 हफ्ते 10 दिन में इन्फ्लेमेशन ठीक होता है और बल्जिंग वगैरह भी धीरे धीरे श्रिंक हो जाती है। यहाँ पे L4, L5, L5S1 ये 2 मोस्ट कॉमन एरिया है। इसके अलावा L3 और L4 ये अगर मिला दिया जाए तो मोस्टली 99% लोगों को इसी रीजन में समस्या आती है। अब किन लोगों को हो सकता है, अगर इसकी बात करें कि भाई ये स्लिप डिस्क है, किन लोगों को हो सकती है, तो ये आप समझे कि ऐसे लोग ज़्यादा देर तक मतलब कुछ उठाते हैं, उठाने से ये जो डिस्क है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि ये इधर की तरफ चली जाए। और बढ़ती उम्र के साथ भी होता है, ये भी आप समझें। एज की बता दूं कि ये 30 से 60 साल के बीच के लोगों में ज़्यादा होती है, 20 साल से कम वालों में तो बहुत ही कम है। बढ़ती उम्र के साथ जैसे शरीर सब कमज़ोर होता है वैसे ये डिस्क भी डिजनरेट होती है, इसलिए जो लोग चलते फिरते कम हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, तो जैसे कोई ड्राइवर है या दुकान वगैरह हम लोग बैठे रहते हैं, एक जगह पे 4-4, 5-5 घंटे बैठे हैं, तो ये डिस्क में कमजोरी आ सकती है। इसके अलावा जो लोग वज़न उठाते हैं
स्मोकिंग है, साथ में अल्कोहल है, ये सब डिस्क के कमज़ोर होने के कारण कमज़ोर होती है। उसके बाद फिर इधर प्रोलैप्स हो जाती है, बल्ज हो जाती है, जिसको स्लिप डिस्क बोलते हैं, स्लिप हो जाती है। और मोटापा हो गया और बढ़ती उम्र। तो ये मोटापा प्लस ये सिटिंग, ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई मोटे हैं, वज़न ज़्यादा और साथ में बैठते हैं बहुत देर तक, तो ये स्लिप डिस्क होने का चांस रहता है। लक्षण मैंने बता दिया था कि पीछे की तरफ दर्द होना बैक एरिया में, और नर्व, जिस नर्व के रूट पे कंप्रेस होगा वो जिस भी मसल को सप्लाई करेगी वहाँ पे दर्द, झुंझुनाहट, कमजोरी, पैर में कमजोरी और सेंसेशन भी लॉस होता है, मतलब ठंडा गर्म लगने का। बहरहाल जांच की बात करते हैं। सबसे ज़रूरी बात कि आपको पता कैसे चले, आप ये जानो कि अगर आपके पीछे बैक पेन हुआ है और अगर सस्पेक्टेड है कि लग रहा है कि कहीं स्लिप डिस्क तो नहीं हो गई, कमर दर्द हो रहा है, तो ज़्यादातर बार स्लिप डिस्क नहीं होती बल्कि इधर की कहीं खिंचाव रहता है, 10-15% लोगों में होता है। तो जांच के लिए तो एक तो डॉक्टर्स ऐसा देख सकते हैं, ये नर्व रूट जहाँ जहाँ सप्लाई करता है जिस मसल को, मतलब चला के यहाँ पे बेसिकली जो टो की मूवमेंट होती है, यहाँ पे एंकल पे ये डार्सी फ्लेक्शन हम लोग बोलते हैं, और एंकल का नीचे की तरफ फ्लेक्स होना। तो ये इससे हम अंदाज़ा मिल जाता है कि किस लेवल पे समस्या है। L3 L4 के बीच की नर्व है या उसकी डिस्क अफेक्टेड है, या L4 L5 या L5 S1 के बीच की, इससे आइडिया मिल जाता है। इसके अलावा एक ये स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट भी बोलते हैं, इसे पैर को उठाओ, स्लिप डिस्क में पैर नहीं उठता, नीचे रह जाता है 15-20 डिग्री से। बहरहाल जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो है MRI। इससे होता क्या है, MRI से एक तो हमें पता चल जाता है लोकेशन के बारे में, एग्जैक्ट कितना है, सबसे ज़रूरी बात, और दूसरा है कि नहीं है, और जो दूसरी बात ये है कि कितनी सीवियरिटी का है। ये बड़ी ज़रूरी बात है, मतलब ये जानना कि हल्का सा है, मतलब ये जैसे इसमें मैं दिखा दूँ, ये है स्पाइनल कार्ड है, जो मैं बोल रहा था कि स्पाइनल कार्ड होता है जिसमें से नर्व रूट निकलते हैं, और यहाँ ये वाली जो डिस्क है ये इधर प्रोलैप्स हो रही है, इधर की तरफ, बहुत ही हल्की है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये कितनी सीवियरिटी का है ये जानना जरूरी है, क्योंकि सारा इलाज, लक्षण वगैरह सब इसी पे डिपेंड करता है। तो अगर इसमें से अगर वो सेम चीज़ देखा जाए कि मान लो जैसे ये है, इनको यहाँ पे डिस्क में दिक्कत हो रही है, तो आप जो MRI रिपोर्ट देखोगे ना, उसमें ये बात मेंशन रहती है कि किस लेवल पे हो रहा है, एक तो वो मेंशन रहता है। दूसरा, ये डिस्क में किस टाइप की समस्या है, डिस्क में डिजनरेशन, हल्का सा बल्ज है कि पूरा ऐसा प्रोलैप्स हो रहा है कैनाल के अंदर, या एक्सट्रूशन बोलते हैं कि बाहर वाले जो फाइब्रस, ये मोटी लेयर है, फट जाती है तो अंदर वाला मटेरियल बाहर आता है। फिर सिक्वेस्ट्रेशन में मतलब ये टूट के कैनाल में गिरने लगता है, तो ये ज़्यादा सीवियर बात हो गई, मतलब इस केस में लक्षण भी ज़्यादा आएंगे, हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े। और ये इनिशियल वाले जो होते हैं, हल्के वाले, इनमें तो रेस्ट करना, एक्सरसाइज करना, दर्द की दवाइयाँ करनी है, वज़न कम करना, इससे काम हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो अगर स्लिप डिस्क है कि नहीं, MRI से पता चलेगा, और किस टाइप का है, ये ज़्यादा ज़रूरी बात है। क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि स्लिप डिस्क का एक जैसा ही इलाज होता है, तो ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है कि किस लेवल पे है और कितनी सीवियरिटी का है। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट, जो आप लोग जानना चाहते हो। सारी बातें मैं आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी आदमी है जो मेडिकल बैकग्राउंड से ना हो वो भी इसको आसानी से समझ पाए। तो जैसे किसी को स्लिप डिस्क डायग्नोज हो गई कि ये मान लो यहाँ पे स्लिप डिस्क के MRI में पता चला, तो सबसे पहले जैसे ही बहुत तेज़ दर्द होता है, शुरू में रेस्ट करना है, ऐसा कम से कम नहीं तो 5 दिन समझ लें, 5 दिन या 7 दिन ऐसा हो सकता है, रेस्ट करना, बिल्कुल ऐसे लेटे रहना है, ताकि जो भी दर्द, इन्फ्लेमेशन, सूजन हो रही है डिस्क में, जो समस्या हुई है वो धीरे धीरे हील होगी। दर्द की दवाइयाँ 3-4 तरह की रहती हैं, प्रिगावेलिन, गाबापेंटिन या एनसेड्स वगैरह, डाइक्लोफेनिक, ऐसा कह सकते हैं कि पेन किलर, साथ में विटामिन B12 प्लस कैल्शियम वगैरह, और भी 2-3-4 तरह की दवाइयाँ हैं। इसको ठंडी चीज़ से सेकाई करना है ना, यहाँ चूँकि गर्माहट रहती है शुरू में, तो ठंडी चीज़ से, मतलब गर्म चीज़ से सेकाई नहीं करना है। और इसके अलावा ये रेस्ट करना है, कुछ दिन हो जाएंगे, जैसे जैसे दर्द कम हो जाएगा तो यहाँ पे आप ये एक्सरसाइज को ऐड करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है स्लिप डिस्क के पेशेंट में, एक्सरसाइज। बेसिकली मेन एम ये रहता है कि जो बोन के ऊपर है उसकी जो मसल्स है, बोन पे से वज़न कम करना है। तो जो मसल है, चाहे पेट की हो चाहे पीछे की तरफ कमर की हो, दोनों को मजबूत अगर आप कर लेंगे, जैसे ये है, ये सपोर्ट जैसे लग रहा है, अगर यहाँ की मसल्स मजबूत हो जाएंगी तो अपने आप स्पाइन से वज़न कम हो जाएगा। स्पाइन से वज़न कम होगा तो स्लिप पे जो डिस्क होने की समस्या, डिस्क खराब होने की समस्या वो कम हो जाएगी। पेट की मसल्स अगर मजबूत हो जाएगी तो भी भार इस पे कम आएगा।
तो एक ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिस पे ध्यान रखना हमें। तो एक्सरसाइज और साथ में यहाँ पे वॉकिंग भी कर लें, वो भी एक्सरसाइज की एक हिस्सा है कि मतलब आपको चलना फिरता है, फिर हमेशा नहीं लेटे रहना। जैसे जैसे वज़न कम होता, दर्द कम होता जाएगा तो ये करते रहना है। तो कुल मिला के आप ये समझें कि ये ऐसा 2 महीने या 3 महीने में मोस्टली ज़्यादातर लोगों को 90% लोगों को इससे सही हो जाता है बिल्कुल। और जो यहाँ पे जो डिस्क के प्रोलैप्स मैंने बताया था कि यहाँ पे होता है, जो बल्ज वगैरह होता है, वो शरीर ऐसा रहता है कि धीरे धीरे वो सूख जाता है। उसमें फैगोसाइटोसिस बोलो या अपोप्टोसिस बोलो, सूजन भी कम हो जाती है। बल्जिंग जो होती है ये डिस्क की अगर हल्का है तो अपने आप वहाँ से हट जाती है। तो ऐसा आप ये कह सकते हो कि रेस्ट करना है, दर्द की दवाइयाँ हैं, फिर चलना फिरना है, एक्सरसाइज ज़रूर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने गलत कर दी तो और दिक्कत हो सकती है। तो ये फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में या ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर, इस तरह के डॉक्टर्स के गाइडेंस में होनी चाहिए कि किस तरह की एक्सरसाइज करना है। मेन एक्सरसाइज की एम ये रहता है कि मसल्स को मजबूत करना है और उनके डिस्क के मतलब जो जो 2 ये बोन्स हैं इनके बीच में मोबिलिटी बढ़ जाए ताकि इससे प्रेशर कम हो जाए। ऐसा 90% से ज़्यादा लोगों को सही हो जाएगा। फिर कुछ लोग बचेंगे 10% से भी कम लोग, तो उनमें कुछ में तो ये इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं अंदर उसी एपिड्यूरल स्पेस में, मतलब स्टेरॉइड इंजेक्शन जो इन्फ्लेमेशन सूजन कम करता है, और एनेस्थीसिया दर्द की दवा, नर्व रूट ब्लॉक वगैरह कुछ लोगों में ट्राई करे जाते हैं। बहरहाल ऑपरेशन पे आ जाए, सर्जरी पे ये बहुत ही कम लोगों में ज़रूरत पड़ती है। उन लोगों में ज़रूरत पड़ती है जिनमें सीवियर समस्या है। एक तो क्या कि लेग वीक हो जाए, मतलब चलते फिरते नहीं बन रहा है, खड़ा होते नहीं बन रहा है, या दूसरा कि जो स्टूल है और यूरिन है वो नहीं हो पा रही है किसी से, ये बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। या तो 4-5 महीने आपने इलाज करवाया, दर्द वगैरह में कुछ खास नहीं आ रहा है तो ऑपरेशन करना। ऑपरेशन ओपन भी होता है, मतलब चीरा लगा के जो प्रेशर है उसको रिलीज किया, या तो आजकल एंडोस्कोपिक कैमरे के द्वारा बहुत ही हल्का चीरा 1-2 दिन में आराम मिल जाता है और हॉस्पिटल छुट्टी हो जाती है। मतलब ऑपरेशन कई मॉडिफिकेशन है अलग अलग। मेन जो एम रहता है कि यहाँ पे जो भी प्रेशर है उसको रिलीज किया जाए। कुल मिला के आप ये समझो जो डिस्क है उसको हटाना, या आसपास जब क्रोनिक जो स्लिप डिस्क रहती है तो एडहेशन वगैरह बन जाते हैं, वहाँ पे जुड़ जाते हैं, जो कैनाल में स्टेनोसिस हो सकती है या फोरामिन स्टेनोसिस। तो इस तरीके से आप समझे। मेरा बताने का मकसद ये है अगर आम जनता के लिए कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर स्लिप डिस्क हो रही है तो तुरंत, अगर अक्यूट है तो अक्यूट मतलब कि अभी अभी हुई है तो थोड़ा रेस्ट करना है, दर्द की दवाइयाँ वगैरह, फिर वॉकिंग वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह से सही हो जाता है। कुछ लोगों में ऑपरेशन करना पड़ता है और ऑपरेशन से भी क्रोनिक केस में, मतलब कुछ लोगों में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ऑपरेशन से 100% केस में नहीं ठीक होगा, ज़्यादातर में ठीक हो जाता है, मतलब मोस्टली ठीक हो जाता है। और रिकरेंस भी हो सकता है, ये भी जाने कि दोबारा से भी हो सकता है 4-6% लोगों में। तो इसलिए दोबारा से ना हो उसके लिए फिर आपको मतलब क्या करना है, वज़न कम करना है, ओबेसिटी को कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करनी है और मसल्स वगैरह मजबूत करनी है ताकि स्पाइन फ्लेक्सिबल रहे, उस पर लोड वगैरह ना रहे। तो ये तो हो गई स्लिप डिस्क के बारे में जानकारी। ये लाइफ स्टाइल से संबंधित बीमारी है ज़्यादातर, तो उसको उसी तरीके से ठीक किया जाता है। पर कुछ केसेस में सिर्फ सर्जरी से काम बनता है और कोई दूसरे तरीके से काम नहीं बनता। थैंक यू।